राज्य को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए व्यवहार परिवर्तन की उसमें क्या भूमिका रही? अलग अलग विधि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को ट्रिगर किया गया कि लोगों की प्राथमिकता में शौचालय का निर्माण या स्वच्छता को उतना प्राथमिकता में नहीं लेते थे। खुले में शौच करने से क्या दिक्कतें हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हाथ धोना इतना जरूरी है, फिर भी हम बार बार क्यों भूल जाते हैं? घर में शौचालय होने के बावजूद खुले में शौच क्यों जाते हैं? ये बात जानकारी की नहीं, हमारे व्यवहार की है कि हमारे व्यवहार में हम वो परिवर्तन नहीं ला पाते जो जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा झा और आप सभी का स्वागत है LSBA पॉडकास्ट में। आज हम बात करने जा रहे हैं रोजमर्रा की ऐसी आदतों की जिनकी वजह से हम अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए खतरा बन रहे हैं। हमारे व्यवहार के बारे में, जी हाँ, क्योंकि हमारे पास जानकारी तो बहुत होती है लेकिन वो हमारे व्यवहार में नजर नहीं आती। और इसी कड़ी में आज हमारा चर्चा का विषय है व्यवहार परिवर्तन और सैनिटेशन। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंद्रनील सर, जिन्होंने लगभग 25 सालों से वाटर, हाइजीन और सैनिटेशन जैसे मुद्दों पर इस क्षेत्र में लगातार काम किया है। आपको बता दें, इंद्रनील सर ने यूनिसेफ के साथ जुड़कर स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन हरियाली जैसे मिशन को सफलतापूर्वक संचालन के बाद KPMG में टीम लीड के पद पर अपना योगदान दे रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। सर, आप अपने अब तक की स्वच्छता की जो है यात्रा आपकी, उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले आपको नमस्कार। आज का जो ये मैंने सेशन है जिसमें किस तरीके से काम किया उसके बारे में आपने पूछा, तो ये जर्नी 2001 से धनबाद जिले में मैं पहला पोस्टिंग हुआ था यूनिसेफ के माध्यम से। तो तब से मैं वाटर एंड सैनिटेशन क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और विगत 25 सालों से इस क्षेत्र में अलग अलग राज्यों में, जैसे बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में समुदाय के साथ मिलकर किस तरीके से स्वच्छता को और आगे किया जा सके, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और प्रेजेंटली यहाँ पे KPMG के साथ मैं इस LSBA के साथ इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराने में मदद कर रहा हूँ। सर, प्रथम चरण में राज्य को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए व्यवहार परिवर्तन की उसमें क्या भूमिका रही? क्योंकि जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 2014 में, बहुत बड़ा फोकस इसमें बिहेवियर चेंज को रखा गया था उस समय। और बिहेवियर चेंज में सबसे पहले आता था खुले में शौच कैसे इसको खत्म किया जा सके जी। तो उस चरण के दौरान अलग अलग विधि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को ट्रिगर किया गया कि किस तरीके से वो खुले में शौच को मुक्त कर सकते हैं। तो एक बहुत प्रभावी रणनीति कहें या एक लोगों को एक साथ जोड़ने का जो प्रक्रिया हुआ, उसमें काफी हद तक हम लोग सफल हो पाए थे। जिसमें बिहार की अगर हम बात करें इस कॉन्टेक्स्ट में, जो 38 जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ, DDC के साथ और तमाम समुदाय के साथ मिलकर हमने कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन जैसे एक व्यापक कार्यक्रम को लॉन्च किया था, जिसके माध्यम से लोगों के बीच में डिमांड जनरेट हुआ और लोग स्वतः अपने आप को साफ सुथरा रखने में आगे आने लगे थे। सर, इसमें सैनिटेशन को लेकर क्या समस्याएं और चुनौतियां रही? देखिए, अगर सैनिटेशन की अगर बात करें कि हमारे जो खुले में शौच वाली जो प्रथा है, ये अगर देखा जाए, लोग क्योंकि हमारे पास ओपन स्पेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो 2014 से अगर हम आगे की बात करें तो उस दौरान ये था कि खुले में ज़्यादा स्पेस होने के कारण, शौचालय को उतना प्राथमिकता नहीं देने के कारण लोग खुले में शौच करते थे। शौचालय घरों में नहीं बना था, लोगों को तकनीक के बारे में खास पता नहीं था। तो ये सब चैलेंजेस एक निकल कर आया। साथ में एक हमारा जो चीज था कि लोगों की प्राथमिकता में शौचालय का निर्माण या स्वच्छता को उतना प्राथमिकता में नहीं लेते थे। तो इस कारण से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और उस चैलेंज में हम लोग ने जो काम किया उसमें
किस तरीके से हम स्वच्छता को लोगों की प्राथमिकता में ले आ सके, इसके ऊपर हमने व्यापक काम किया। और आने अभी आप देख रहे हैं कि क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन 2014 में जब लॉन्च हुआ और अभी 2025 में एक बहुत बड़ा बदलाव गांव में, हमारे जो प्रखंड हैं, जिलों में बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ है। सर, घर और कम्युनिटी में कैसे इस स्वच्छता के व्यवहार को लंबे समय तक एक सस्टेनेबल तरीके से व्यवहार में लाया जा सकता है या रखा जा सकता है, इसके लिए कुछ सिंपल टूल्स या हैबिट्स हैं जो आप बता सकें? देखिए, सबसे पहले तो हाँ, क्योंकि व्यवहार परिवर्तन एक तुरंत का गतिविधि है नहीं, इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ता है। कम से कम यह बोला जाता है कि 6 महीना से लेकर 1 साल तक निरंतर लोगों के साथ आप संपर्क बना के रखें और उन्हें बेहतर आदतों को विकसित करने में आप उनको नज करें, उनको बताते रहें कि कहाँ पे गलती हो रहा है। तो स्वच्छता के क्षेत्र में भी 2014 से जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ, एक पद्धति निकल कर आया था जो था कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन, जिसे हम लोग CLTS कहते हैं। और CLTS बेसिकली एक PRA तकनीक है जो हम लोग लोगों के बीच में जाकर लोगों को बताते हैं किस तरीके से हम लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उस पद्धति से क्या नुकसान आ रहा है। क्योंकि हमारा मुद्दा खुले में शौच मुक्ति का था, लोगों को बताते थे कि कैसे खुले में शौच अगर हम लोग बाहर करते हैं, वो किसी ना किसी माध्यम से हमारे भोजन में, हमारे पानी में वो मिलकर उसे दूषित कर रहा है और हमें बीमार कर रहा है। तो लोगों को जब ये प्रैक्टिकली उनके सामने ये सब चीज बताया गया, दिखाया गया, एक तो उसमें खासकर एक बहुत बड़ा पद्धति है जिसमें हम लोग डिफिकेशन मल मानचित्रण करवाते थे, जिसे डिफिकेशन मैपिंग भी कहते हैं। उस मैपिंग के माध्यम से जब उन्हें पता चला, एक सुंदर सा गांव का हम लोग रंगोली से एक जगह में बनवाते थे और जब लोगों से लोग ये देखते थे कि कैसा उनका सुंदर सा गांव खुले में शौच करने से वो धीरे धीरे गंदा हो रहा है, तो उस समय उनके लिए एक बड़ा सोचने का समय होता था कि हम अपने गांव में किस तरीके से गंदगी कर रहे हैं। तो इसी पॉइंट पे हम लोगों को ट्रिगर करते थे और ट्रिगर करने के माध्यम से वो बहुत सारे लोग इसमें बदलते भी हैं। और साथ में हम लोग समुदाय के बीच ऐसे कुछ प्रभावशाली, जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल लीडर्स को लेकर आते हैं, लेकर निकालते हैं, जो इन चीजों को करने के लिए वो प्राथमिकता से इसके ऊपर काम करते हैं। जो कम्युनिटी या नेचुरल लीडर्स निकल कर आते हैं, उन्हें बताया जाता है कि क्या कर सकते हैं और लोगों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस दौरान जैसे मॉर्निंग फॉलोअप, इवनिंग फॉलोअप हम लोग करवाते थे लोगों से और लोगों को तकनीक का भी जानकारी देते थे किस तरीके से वो शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। सर, लोगों के जीवन में स्वच्छता आदत बने, इसके लिए स्टेक होल्डर्स की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, इसमें स्टेक होल्डर्स तो अगर हम लोग बात करें, एक पंचायत लेवल में हमारे पास दो तरीके के स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक तो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होते हैं और एक सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स होते हैं। प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हो गए जो गांव में रहते हैं, जो हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो वो हमारे प्राइमरी स्टेक होल्डर्स है। तो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स का मेन काम है कि लोगों को जागरूक करते हुए उनको उस गतिविधि में शामिल कराना। और सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स का काम है कि जो भी नया पद्धति या सीख लाते हैं वो प्राइमरी स्टेक होल्डर तो पहुंचाना। इसमें बहुत सारे चरण होते हैं, जैसे हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, IEC का मैसेजेस लोगों तक पहुंचाते हैं या बताते हैं किस तरीके से इस चीज को करना है। तो अगर दोनों स्टेक होल्डर्स के बीच में हम अपने गतिविधि को ठीक तरीके से तालमेल बिठाकर और सपोर्ट किया जा सके तो रिजल्ट ऑटोमेटिक नजर आने लगता है। जी सर, जैसा आपने अभी प्राइमरी स्टेक होल्डर्स और सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स के बारे में बताया, तो उन्हें इसमें कैसे इंगेज किया जा सकता है? देखिए, इसमें सबसे पहले अगर हम प्राइमरी स्टेक होल्डर्स की बात करें तो हमारे हाउस होल्ड मेंबर्स सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उनके बीच में निरंतर रूप से एक मैसेजिंग होना चाहिए। लोगों को सूचना या मोबाइल के माध्यम से हम लोग मैसेजेस भेज सकते हैं, या आजकल क्योंकि सभी के पास अधिकतर गांव में स्मार्टफोन है, इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है, तो उनके माध्यम से हम लोग कुछ मैसेजेस भेज सकते हैं, कुछ डायरेक्टिव भी भेज सकते हैं ताकि खुले में शौच करने से क्या दिक्कतें हैं,
या हाथ नहीं धोने से क्या क्या दिक्कतें हो सकते। तो इन सब मेजर में अगर हम सूचनाओं को भेजते हैं तो लोग इससे सोचते हैं, समझते हैं और उस चीज को करते हैं। साथ में हमारे साथ स्कूल्स है, आंगनवाड़ीज है, यहाँ पे बच्चों को हम लोग ओरिएंट कर सकते हैं, बच्चों को साथ लेकर, क्योंकि बच्चे एक बहुत बड़े मैसेंजर हैं जो अपने स्कूल्स के माध्यम से अपने घरों में मैसेज को पहुंचा सकते हैं और घरों तक जाने के बाद वो मैसेज फिर अब हमारे कम्युनिटी में भी जा सकता है। तो स्कूल्स और आंगनवाड़ी एक माध्यम हो सकता है। साथ में हमारे जो पीआरआईज हैं, जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उन्हें जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर जागरूक होंगे, क्योंकि उनके साथ पूरे वार्ड हैं एक पंचायत में, तो वार्ड मेंबर्स ये सब जागरूक होंगे, उनका निरंतर अगर ओरिएंटेशन होते रहा तो नए चीजों को समझेंगे और उन चीजों को अपना पंचायत में लागू कराएंगे। जिससे क्या होता है कि सैनिटेशन की अगर हम बात करें, ये डायरेक्टली लिंक्ड है हेल्थ के साथ, स्वास्थ्य के साथ। तो अगर सैनिटेशन अच्छा रहेगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो खर्चा जो है हमारे मेडिकल बिल्स में कम आएंगे, लोग कम बीमार पड़ेंगे, तो एक डायरेक्ट बेनिफिट परिवार को मिलता है। जी सर, इतनी जो चुनौतियां हैं उसके आलोक में आगे की क्या योजना है? देखिए, चुनौती तो क्योंकि हमारा जनसंख्या भी बढ़ रहा है जी। और साथ में हमारे जितने भी काम हैं, क्योंकि एक बार शौचालय निर्माण हो जाने के बाद उसका निरंतरता, उसका उपयोग में रखना एक बड़ा चुनौती है। साथ में एक चीज और क्या है कि शौचालय निर्माण में, क्योंकि 2014 से जब ये प्रोग्राम चला और 2025 तक ये कार्यक्रम चल रहा है, तो एक शौचालय को अगर हम भरने का पूरा अगर लाइफ स्पैन इसको पकड़े तो करीब 5 से 6 साल इसका समय लगता है। जी। तो लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि कब भरने के बाद उसका क्या सही ढंग से उसको किस तरीके से हम उसका निपटान कर सके। तो इन सब जानकारी अगर लोगों तक पहुंचे तो ये कार्यक्रम और बेहतर ढंग से और निरंतरता इसमें अपने आप आते रहेंगे। जी बिल्कुल सर। सर, अंत में इतनी सारी बातचीत के बाद आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश, अपना क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो संदेश मेरा रहेगा कि अगर हम बिहेवियर चेंज की बात करते हैं तो हमेशा आप लोग व्यवहार परिवर्तन के लिए निरंतर बेहतर आदतों को अपनाएं। वो आदत आप आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, स्कूल्स और कॉलेजेस में भी अच्छे अच्छे शिक्षा मिल रहा है, तो उन चीज़ों को समझें, अपने घर और इसमें उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका डायरेक्ट बेनिफिट आप ही को मिलने वाला है। अगर डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलने वाला सकता, अगर हम बात करें, अगर हाथ धोने से हम बहुत सारी बीमारियों को मिटा सकते हैं, तो क्यों ना हम एक 5 रुपए का साबुन खरीदकर उसका हम उपयोग करें, ताकि हम बीमारियों को हरा सकें या बीमारी ना हो पाए अपने घर में। तो इन सभी चीजें हैं। जैसे एक और चीज हम उदाहरण देंगे, जैसे जल स्रोत कभी कभी क्या होता है, दूषित होता है। तो ये दूषित होता है कि बहुत सारे कारण हो सकता है, हमारे दूषित जल उसमें मिल सकते हैं या शौचालय का पानी उसके अंदर जा रहा है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा सावधानी बरतें, कौन सा पानी पिए, कैसा पानी पिए, हम अपना जल स्रोत को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो इन सभी चीजें हैं जो अगर लोग समझे और अपने घरेलू स्तर पर ही काम करें तो एक बेहतर हम स्वच्छ और स्वास्थ्य समाज का निर्माण कर बिल्कुल बिल्कुल। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी उपयोगी जानकारी जो है वो हमारे साथ साझा की, अनुभव साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।